और जीवनी में किसी लेखक द्वारा किसी अन्य महापुरुष के जीवन के बारे में वर्णन किया जाता है, लेकिन आत्मकथा में जो लेखक है वह स्वयं का जीवन के बारे में, अपने महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं। जैसे हम देखते हैं आत्मकथा में व्यक्ति परक मतलब सब्जेक्टिव होता है। उसमें जो लेखक होता है अपना दृष्टिकोण को बताता है, अपने बारे में उसमें बताता है। इसमें देखा जाता है आत्मकथा में कभी कभी लेखक जानबूझकर अपने तथ्यों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपा सकते हैं और कुछ मात्रा में वे असत्य को भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम आगे देखते हैं जो आत्मकथा है वह जो है व्यक्ति के लिए, लेखक के बारे में जानकारी या पाठक के लिए उसके मनोरंजन का साधन होता है। लेकिन दूसरे पक्ष को हम देखें तो इतिहासकार जो है आत्मकथा को उतना नहीं मानते। वे अन्य स्रोतों के माध्यम से वे चाहते हैं कि इसकी पुष्टि करें कि जो जानकारी आत्मकथा में दी गई है वह सही जानकारी है या नहीं है करके। इसके अर्थों को हम देखते हैं तो आत्मकथा अंग्रेजी से लिया गया है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है कि स्वयं के द्वारा लिखा हुआ। उसमें हम देखते हैं, हिंदी में देखें उसका अर्थ तो आप हिंदी भी बोल सकते हैं उसको, कि अपने जीवन में बीती गई घटनाओं को उसमें बताया जाता है। आत्मकथा में देखते हैं आत्म मतलब स्वयं और कथा मतलब गाथा, स्वयं का गाथा। आत्मकथा स्वयं की गाथा होती है। हम आगे देखते हैं इसकी परिभाषाओं को। अन्य साहित्य विधाओं के भांति भी आत्मकथा एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें लेखक के द्वारा अपने जीवन में घटित घटनाओं को, उसको सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष को उसमें वर्णन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें आगे हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी परिभाषा दी है कि इस विधा में मतलब कि आत्मकथा में लेखक के द्वारा ईमानदारी पूर्ण आत्मनिरीक्षण, उसके देश काल परिवेश, सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा विकसित एवं परिस्थिति को उसमें प्रिय विवरण के साथ दिया रहता है। वह अपने कथा को समय के साथ, संघर्ष के साथ जो व्यतीत किया रहता है उसके बारे में बताता है। अगली परिभाषा है डॉक्टर गोविंद जी का। वे अपनी परिभाषा में बताते हैं कि लेखक अपनी दुर्बलताओं, सबलताओं और उसको संतुलित रूप से व्यवस्थित करते हुए वह अपनी आत्मकथा के बारे में बताता है, आत्मनिरीक्षण करता है। और इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि आत्मकथा के तत्व के बारे में डॉक्टर शांति खन्ना बताती हैं कि 3 प्रकार के उसके तत्व होते हैं। पहला होता है वर्णन विषय, किस प्रकार से उसका वर्णन किया जाएगा। वर्णन विषय में हम देखते हैं कि लेखक इसमें वही मुख्य पात्र होता है, तो वह जानता है कि अपने बारे में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। वह अपने सही सत्य पक्षों को लिखे, ये जरूरी होता है। आगे हम देखते हैं चरित्र चित्रण। इसमें देखा जाता है कि लेखक ही मुख्य पात्र होता है, तो वह अपने बारे में अच्छे तरीके से जानता है। वह निष्पक्ष और निर्विरोध रूप से अपनी आत्मकथा को लिखे, ऐसा हम सोचते हैं। आगे हम देखते हैं कि विषय का विस्तार देते समय उसे चाहिए ऐसे पाठकों के लिए उसमें लिखा रहता है आत्मकथा में जो उसको कोई नहीं जानता है, वह उस आत्मकथा में लिखी हुई रहती है। आगे हम देखते हैं भाषा शैली। उसकी भाषा शैली देखते हैं भावानुकूल होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसे शब्दों का उसको चयन करना चाहिए कि वह परिवेश के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, पात्र के आधार पर वे संतुलित रहे या उस स्थिति में वो रहे। आगे हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं तो आत्मलोचन, उनकी जो विशेषता है आत्मलोचन होनी चाहिए। आत्मलोचन एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। आत्मलोचन मतलब कि कभी अपने बारे में सभी प्रकार की जानकारी अपने निकट से वो देखे रहता है, तो हम उसे ये अपेक्षा करते हैं कि वह सही जानकारी दे हमें। आगे हम देखते हैं प्रेरणा। आत्मकथा से हमें प्रेरणा भी मिलती है। कोई भी महापुरुष अपने बारे में बताता है या उसमें रहता है जानकारी, तो वह अपने संघर्ष के बारे में बताता है कोई महान पुरुष, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है कि उनकी आत्मकथा से हम प्रेरणा ले सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं वास्तविक जीवन का परिचय। इससे हमें उनके वास्तविक जीवन संघर्ष का परिचय मिलता है। आगे हम आत्मकथा की उद्भव और विकास की बात करें तो ये 3 चरणों में होती है। प्रथम चरण 1621 ईस्वी में होती है, जो बनारसी दास अर्ध कथानक उनकी कृत होती है, उससे प्रारंभ होती है। इसके बाद हम देखते हैं आत्मकथा में एक मौन सा छा जाता है। उसके बाद आत्मकथा लिखी नहीं जाती है। लेकिन 1860 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आत्मचरित लिखा जाता है और ये मौन को तोड़ा जाता है। आगे हम देखते हैं इसके द्वितीय चरण 1876 से 1946 में होती है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा एक कहानी कुछ बीत गया कुछ याद है से प्रारंभ होती है। इसके बाद इसमें बहुत सारे प्रयोग होते हैं। इसमें इस काल में बहुत से प्रयोग किए जाते हैं। इसमें सामाजिक दृष्टिकोण से, परिस्थिति के अनुसार समाज के लिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसमें अन्य प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम अंतिम चरण में देखते हैं 1847 से अब तक बाबू राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा वो दीर्घकालीन घटनाओं से अंकित और चित्रण किया गया है। इसमें कोई भी बढ़ा चढ़ाकर बातों को नहीं लिखा गया है, यह तथ्य के आधार पर है। और इसमें हम देखते हैं कि वे जब इस आत्मकथा में समाज के बारे में, परिवेश के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, कुप्रथाओं के बारे में इसमें दिया गया है, इसमें बताया गया है। आगे हम आत्मकथा इस काल के में देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मकथा उन्हें कृति न मानकर इतिहास माना जाता है। उनकी आत्मकथा को कृति न मानकर इतिहास माना जाता है। आत्मकथा के लेखन में महिलाओं का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। अमृता प्रीतम का नाम इसमें प्रमुख है। हम देखते हैं कि इनका योगदान जो है रसीदी टिकट के माध्यम से आत्मकथा में है। इसी के साथ अन्य भी महिला जो आत्मकथाकार है, प्रतिभा अग्रवाल है, कृष्णा अग्निहोत्री है, पद्मा सचदेव है, मैत्री पुष्पा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मकथा विधा का विकास भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भों में प्रभावित रहा है। हमारी जो आत्मकथा है इन सभी से प्रभावित हुए है। जीवन विवरण, समाज, राजनीति के आ जाने से यह साहित्य और भी प्रमुखता के रूप से लिखा जाने लगा। स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार आंदोलन में इसे सशक्त साहित्य की भूमिका के रूप में लिया गया। आजकल केवल व्यक्ति अपने अनुभव को केवल नहीं बता रहे हैं, आजकल वे समाज के विभिन्न पहलुओं और संघर्षों को उकेरने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रभावी माध्यम बन चुका है आत्मकथा, जो एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के साथ साथ मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हम सभी गांव क्षेत्र के हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सी संघर्षाएं हैं, हम भी बहुत कठिनाइयों के साथ यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो मैं आप लोग से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन के बारे में भी लिखें, अपनी आत्मकथा लिखें, जिससे किसी को प्रेरणा मिलेगा। क्योंकि गांव के रहे विद्यार्थियों में संघर्ष के साथ ही सभी आ रहे हैं, तो उनके भी जीवन में कुछ संघर्षशील कहानी होगी, उससे भी कोई दूसरे लोग प्रेरित हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप लोग भी अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद। आप लोग का अगर कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई जिज्ञासा इन्होंने प्रस्तुत किया। जनरली क्या होता है, जब कोई बोल रहा होता है तो मुख्य बिंदुओं को नोट करना चाहिए, है ना, और उसमें कोई क्वेश्चन रेज हो सकता है तो क्वेश्चन रेज करना चाहिए, और अपनी जिज्ञासाओं को और साथ साथ उनकी उस विषय में कितनी ज्ञान है उसको परखना भी चाहिए, है ना। कुछ बिंदु आप लोगों ने नोट किया नहीं किया? पूरे आपने वक्तव्य दौरान में बहुत अच्छा प्रस्तुत किया, और प्रस्तुति के दौरान इन्होंने कहा कि आत्मकथा, आत्म अनुभव को लेखक जो है प्रदर्शित करता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या आत्मकथा में समसामयिक समाज का, समय का और संस्कृति की झलकियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती? कैसे, इस प्रकार से बताएंगे सर? जैसे कि जो लेखक है अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो समाज का ही एक पात्र है, समाज में ही रहने वाला व्यक्ति है, तो वो समाज की घटनाओं को भी लिखता है। जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि रीति रिवाज, समाज में घटित घटनाओं के बारे में वो लिखता है। तो सर वो समाज से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति है, तो उसमें वो इंक्लूड हो जाता है, उसमें समाहित हो जाता है समाज की भी बात को। और अच्छे से क्लियर किया जा सकता है इसको। ऐसे किया जा सकता है कि कोई भी लेख या उस समय का जो इतिहास लिखा जाता है, आत्मकथाओं का भी आज से 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले का अपना संस्मरण लेता है ना, तो उस समय की जो घटनाएं हैं वो उस समय को भी व्यक्त करता है। उस समय समाज कैसा था, है, कैसे व्यक्त करता है, उस समय जो उसका जो पहनावा रहा होगा, रीति रिवाज, खान पान, ये सब समाज को व्यक्त करता है ना। और साथ साथ सांस्कृतिक झलकियाँ, मतलब पहनावा कैसा है, पहनावा के साथ साथ संस्कृति का मतलब क्या होता है, कहाँ तक लेते हैं आप लोग? चलिए कोई बताए, संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति मतलब कल्चर, उस समय का परिवेश। उस समय में आज से पूछ रहा हूँ, सामान्य भाषा में। सामान्य भाषा में संस्कृति मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी धारणा जो चल रही है अभी समाज में,
पूजा करते हैं, दशहरा मनाते हैं, वो एक संस्कृति है। हम समाज में जीने का एक सलीका है जिससे हम रोजाना के जीवन को गुजारते हैं, जिसे हम संस्कृति कह सकते हैं। जैसे हम धार्मिक रूप से खान पान रहन सहन पूजा विधि ये सारा हमारा क्या है, संस्कृति है ना। किस परिवेश में रहते हैं, क्या हमारा पहनावा है, ये सब मिल करके एक संस्कृति बनता है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए वो जो ताली रही है बनाना चाहेंगे, अपना साइन उसमें करते जाएंगे ना। क्या हस्ताक्षर कलम होता है उसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट